इराक के उत्तर में सुलेमानिया के पहाड़ों के ऐन ऊपर एक जवान और खूबसूरत लड़की अकेली एक कपड़े से बनी झोपड़ी में रहती थी। लड़की काफी अरसे से तन्हा थी और उसके पास कोई आया नहीं था। एक शाम जब लड़की पहाड़ की एक बुलंद चोटी पर बैठी थी, उसे नीचे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और नीचे झांका, उसने एक बुजुर्ग शख्स को ऊपर आते हुए देखा। बुजुर्ग के हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी। लड़की के दिल में हलचल सी मच गई, जैसे कई सालों बाद कोई इस वीराने में आया हो। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। बुजुर्ग साबू जो नीचे से चढ़ता चला आ रहा था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। लड़की बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ी और जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, लड़की उसके पास आई और उसका बाजू पकड़ लिया। जब उसकी नजर बुजुर्ग के हाथ में मौजूद तेल की शीशी पर पड़ी, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लड़की के दिल में एक अजीब सी कशमकश पैदा हो गई। वह खामोशी से बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उसे और ऊपर एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। बुजुर्ग साबू हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। अरे, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। वे दोनों एक बुलंद चट्टान तक जा पहुंचे, जहां परिंदा भी पर ना मार सके। वहां पहुंचकर लड़की ने रुक कर कहा, तो क्या तुम मेरी टांग पर मालिश कर सकते हो? बुजुर्ग ने घबराकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं। तुम तो एक लड़की हो। लड़की ने झट से अपनी टांग को पकड़कर नीचे बैठते हुए कराना शुरू कर दिया। अरे मेरी टांग, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी पिंडली जल रही है। बुजुर्ग साबू परेशान होकर उसके करीब आया। कहाँ दर्द हो रहा है? दिखाओ। लड़की बोली, यहाँ, मेरी पिंडली में। जरा मालिश करो ना, शायद आराम आ जाए। बुजुर्ग कुछ पल के लिए रुका, फिर झुककर आहिस्ता से उसकी पिंडली पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक मकसद की तकमील का पहला कदम जैसे पूरा हो रहा हो। जाओ मेरे पास। अब रात हो गई थी, अंधेरा हर तरफ छा गया था। बुजुर्ग साबू वहां से उठा और पहाड़ से नीचे उतरने लगा, लड़की पीछे से। बुजुर्ग ने जब देखा कि रात काफी हो चुकी है, वह एकदम रुका और लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। वह लड़की की तरफ देखता ही रह गया। फिर कुछ बिना सोचे समझे लड़की के करीब आने लगा। लड़की के पास पहुंचकर साबू ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूं, लेकिन यहां पर रुकने की सोने की जगह कहाँ है? लड़की बोली, वो जगह भी मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगी। फिर साबू ने झोपड़ी को देखा और बोला, यह तो छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी सो सकता है। लड़की उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झोपड़ी छोटी है, लेकिन यह पहाड़ तो बहुत बड़ा है। क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर उस चट्टान पर ही सो जाएं? बुजुर्ग साबू बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर लड़की ने पहाड़ के ऊपर चट्टान पर चटाई बिछाई और साबू से कहा, यहाँ आ जाओ। बुजुर्ग चटाई पर बैठ गया। लड़की भी उसके पास आई और चटाई पर बैठ गई। फिर लड़की की नजर साबू के तेल की शीशी पर पड़ी जिससे वह मालिश करता था। लड़की ने बुजुर्ग की तरफ देखा और तेल की शीशी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? साबू बोला, जो जितना देता है ले लेता हूं। लड़की ने कहा, मुझसे कितने लोगे? बुजुर्ग साबू खामोश रहा। फिर लड़की धीमी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ कहाँ की मालिश करते हो? साबू बोला, जहां की जो चाहे कर देता हूं। लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। लड़की ने झोपड़ी से कुछ अंडे निकालकर उसके सामने पेश किए। जब बुजुर्ग साबू ने अंडे देखे तो बोला, इसकी क्या जरूरत थी? लड़की बोली, यहां बहुत ठंड है, तुम यह अंडे खा लो तो बहुत जरूरत है।
यह तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बुजुर्ग साबू सवाल भरी निगाहों से लड़की की तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ बोल ना पाया। उसने एक अंडा खा लिया। फिर उसने लड़की से पूछा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? लड़की बोली, मुझे ठंड नहीं लगती। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसकी जरूरत है, मुझे नहीं। साबू को समझ नहीं आया कि लड़की क्या कहना चाहती है। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और बुजुर्ग शख्स वहीं चटाई पर लेट गया। लड़की भी वहीं एक दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई और अभी बुजुर्ग साबू सोया हुआ था कि लड़की उठी और पहाड़ की एक चट्टान पर अपना बाजू पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। बुजुर्ग साबू की आंख खुली और जब उसने आवाज सुनी तो वह फौरन लड़की की तरफ दौड़ा। लड़की कराहते हुए बोली, देखो, मेरे बाजू में जैसे आग लग गई हो। लड़की की आवाज में इतना दर्द छुपा था कि साबू के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वह हाम फता उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ या यहाँ? वह उसके बाजू को नरमी से छूने लगा। लड़की ने जोर से आंखें बंद कर ली। हाँ, वहीं। हाँ, जरा और नीचे। अब ऊपर। हाँ, बस वही जगह। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे वह उन उंगलियों को महसूस करते हुए किसी और ही दुनिया में जा रही हो। बुजुर्ग साबू अपनी पूरी तवज्जो और महारत से बाजू पर तेल की मालिश करता रहा। बेटी, तुम्हारे जिस्म में ऐसे ऐसे दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही ना रखा हो। लड़की की आवाज में अकस्मात ठंडक आ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम तो ख्याल रख सकते हो ना? बुजुर्ग खामोश हो गया, दिल जैसे कहीं लरज गया हो। वह कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। साबू ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सच्चाई पाली हो। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, साबू, तुम इतने बूढ़े होकर भी मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हमें गलत समझेंगे? साबू ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, बेटी, जब इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है। लोग क्या सोचते हैं, ये उनका बोझ है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें देखता है, तुम्हारे दर्द को महसूस करता है। लड़की ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। और तुम? उसकी आवाज रुक गई। साबू ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, मैं बूढ़ा हूं। मेरी उम्र 90 साल है, पर मेरे दिल की धड़कनें अब भी जवान हैं, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती हैं। लड़की कांप उठी। उसके दिल में अजीब सा तूफान था। वो चाहती थी कि भाग जाए, सब भूल जाए, लेकिन साथ ही वो खुद को साबू की ओर खिंचता हुआ महसूस कर रही थी। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। साबू ने उसके चेहरे को देखा, उसके गालों पर बहते आंसू को अपनी उंगलियों से पोंछा। रो मत, तुम्हारे आंसू मेरी जान ले लेते हैं। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अब और नहीं सह पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साबू ने उसके पास झुकते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे रोक दो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि ये सही है तो मुझे मत रोको। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में डर, मोहब्बत और लालसा तीनों झलक रहे थे। उसने हल्के से सिर हिला दिया, ना में नहीं, बल्कि जैसे उसने सब कुछ साबू पर छोड़ दिया हो। साबू ने उसके होंठों को छू लिया, पहले हल्के से, जैसे किसी फूल को छूते हैं, फिर गहरी मोहब्बत के साथ। लड़की का शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथ साबू के कंधों पर रख दिए। उसके भीतर एक तूफान था, लेकिन वो अब उसे रोक नहीं रही थी।
कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। बाहर से आती चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। 2 पीढ़ियों का ये मिलन अजीब भी था, पवित्र भी और पागलपन भी। लड़की ने धीरे से फुसफुसाया, साबू, मैं डर रही हूं। साबू ने उसके कानों के पास कहा, मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये राज हमेशा सिर्फ हमारे बीच रहेगा। उसके शब्दों ने लड़की के दिल को और पिघला दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह साबू के हवाले कर दिया। वो रात लंबी थी। हर पल, हर छुअन, हर सांस जैसे उनके दिलों पर होती चली गई। वक्त जैसे रुक गया था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। लड़की अभी भी साबू के पास थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने कोई नया जीवन पा लिया हो। साबू तरफ देखता रहा, जैसे उसने कोई नया जीवन पा लिया हो। साबू, उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक डर भी। उसे पता था कि ये रिश्ता समाज कभी नहीं समझ पाएगा। लड़की धीरे धीरे जागी। उसने अपनी आंखें मलते हुए साबू की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सुप्रभात, उसने धीरे से कहा। साबू ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुप्रभात मेरी जान। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर लड़की ने अचानक कहा, साबू, अगर लोग जान गए तो? साबू ने गहरी सांस ली। तो क्या होगा? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, पर सच ये है कि हमारी मोहब्बत दिल से है, और दिल की बातों का फैसला लोग नहीं कर सकते। लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो तुम वादा करो कि कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। साबू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, साबू बाबा, मैं आपकी हालत देखकर रो पड़ी थी। आपकी उम्र, आपकी कमजोरी और आपका दर्द मेरे दिल को चीर गया था। मगर आज जब मैं आपके पास बैठी हूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे अपने हों। आपके बिना ये समंदर, ये नाव, ये सफर सब अधूरा है। साबू ने आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर शांति की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तेरे शब्द मेरे लिए दवा है। तेरे साथ बिताया हर लम्हा मुझे जवान दिनों की याद दिला देता है। नाव अब धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। लहरें शांत हो चुकी थी। आसमान पर हल्की गुलाबी आभा छा गई थी। सूरज डूबने लगा था और उसका लाल रंग समंदर में घुलकर एक अद्भुत नजारा बना रहा था। लड़की ने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो बाबा, कितना सुंदर मंजर है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने सिर्फ हमारे लिए ये नजारा बनाया है। साबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, मगर इंसान अपने गम और लालच में इसे देख नहीं पाता। लड़की पास खिसक आई और उसके हाथ ने साबू के झुर्रीदार हाथों को पकड़ लिया। आपका हाथ पकड़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने अब्बू के साथ बैठी हूं। आप में मुझे एक रहबर, एक साया मिलता है। साबू की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, तू जो मेरे लिए महसूस करती है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। नाव किनारे के नजदीक पहुंच रही थी। चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ रहा था। लहरों की आवाज अब हल्की पड़ गई थी। लड़की ने साबू से कहा, बाबा, जब हम किनारे पहुंचेंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे? साबू ने हंसते हुए कहा, मैं सबसे पहले तुझे जमीन पर सुरक्षित देखूंगा। उसके बाद खुदा का शुक्र अदा करूंगा कि उसने हमें मौत के मुंह से बचाया। लड़की ने धीरे से अपना सिर साबू के कंधे पर रख दिया। आप सच में मेरे रक्षक हैं बाबा। साबू की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी, तू मेरी दुआओं की कबूलियत है। खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। सिर्फ समंदर की धीमी आवाज और दिल की धड़कनों की गूंज थी। अचानक लड़की ने कहा, बाबा, क्या कभी आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता? साबू ने गहरी सांस ली और बोले, डर तो हर किसी को लगता है बेटी,
मगर जब इंसान खुदा को याद करता है तो अकेलापन भी उसका साथी बन जाता है। मैंने पूरी उम्र अकेलेपन के साथ गुजारी, लेकिन आज तेरा साथ मुझे एहसास दिला रहा है कि अकेला इंसान भी अधूरा होता है। लड़की चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में सुकून था। धीरे धीरे नाव किनारे लग गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। किनारे पर पहुंचकर लड़की ने रेत को छुआ और बोली, ये जमीन कितनी प्यारी है बाबा। कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिंदा पहुंचेंगे। साबू ने आकाश की ओर हाथ उठाया और बोले, शुक्र है मालिक का, जिसने हमारी जान बचाई और हमें यहां तक पहुंचाया। लड़की ने कहा, बाबा अब हम कहाँ जाएंगे? साबू ने शांत आवाज में जवाब दिया, बेटी अब सफर नया शुरू होगा। यह किनारा हमारी मंजिल नहीं बल्कि अगला पड़ाव है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम फिर से नाव लेकर चलेंगे? साबू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जब तक जिंदगी है सफर चलता रहेगा। मगर अब हम दोनों साथ हैं तो ये सफर कभी डरावना नहीं होगा। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा से दुआ है कि ये साथ कभी न टूटे। साबू ने उसका हाथ थाम लिया और बोले। साबू और अंजलि की यह अनकही दास्तान अब आखिरी मोड़ पर पहुंच रही थी। रात गहरी थी, समुद्र की लहरें खामोश थी, जैसे खुद भी इस कहानी के अंत को सुनना चाहती हों। अंजलि खिड़की के पास बैठी थी, उसका चेहरा चांदनी में और भी मासूम लग रहा था। साबू ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, अंजलि तू डर मत। मैं जानता हूं तेरे दिल में अभी भी सवाल हैं, लेकिन याद रख मैं तेरे साथ हूं। अंजलि ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही भरोसा ढूंढने लगी जो उसे पहली मुलाकात में महसूस हुआ था। साबू, मुझे तुझसे अब डर नहीं लगता। तू अजनबी नहीं रहा। तू वो है जिसने मुझे हर वक्त संभाला। अगर ये दुनिया हमें गलत समझेगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। साबू ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उम्र, समाज और हालात सब जैसे उसके खिलाफ थे, लेकिन अंजलि की सच्चाई और उसका साथ उसे हर डर से बड़ा महसूस करा रहा था। सुबह का उजाला फैला और गांव में हलचल होने लगी। औरतें कुएं पर पानी भरने आईं, बच्चे खेल रहे थे और मछुआरे जाल समेट रहे थे। लेकिन इस हलचल में भी लोगों की नजरें बार बार साबू और अंजलि पर टिक जातीं। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। देखा तूने, वो जवान लड़की हर वक्त बूढ़े साबू के साथ रहती है। हाय राम, ये तो समाज के लिए कलंक है। लड़की की इस मिट्टी में मिल रही है। ये ताने साबू के कानों तक पहुंचते, लेकिन वो चुप रहता। उसे पता था सच सिर्फ वही और अंजलि जानते थे। अंजलि ने एक दिन उससे कहा, साबू, ये सब लोग क्यों बातें बनाते हैं? क्या उन्हें हमारे दिलों की बात नहीं दिखती? साबू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लोग तो चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं अंजलि। हमें बस अपने दिल की सच्चाई पर टिके रहना है। लेकिन किस्मत का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में इकट्ठा हुए और पंचायत बुला ली। बुजुर्ग औरतें, नौजवान लड़के और मुखिया सब एक जगह जमा हुए। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, साबू, तूने अपनी उम्र देखी है? तू 90 साल का है और ये लड़की 30 साल की। तूने उसे अपनी छाव में रखकर पूरे गांव की इस मिट्टी में मिलाई है। आज पंचायत फैसला करेगी। साबू ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, मैंने इस लड़की की इज्जत बचाई है। मैंने इसे अपना नाम नहीं, बस अपनी पनाह दी है। अगर मेरा साथ देना गलत है तो सजा मुझे दीजिए। अंजलि ने आंसू भरी आंखों से सबको देखा और बोली, ये आदमी मेरे लिए भगवान से कम नहीं। जब दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तब साबू ने मुझे सहारा दिया। अगर ये गलत है तो हाँ, मैं गलत हूं, लेकिन मैं साबू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले चुप हो गए। कुछ लोग सहानुभूति से देखने लगे तो कुछ अब भी नफरत भरी निगाहें डाल रहे थे। पंचायत बिना किसी नतीजे के उठ गई। उस रात जब गांव सो गया, अंजलि ने धीरे से कहा, साबू, अब डर लगता है कहीं ये लोग हमें गांव से निकाल न दें।
साबू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर ये गांव हमें नहीं अपनाता तो हम किसी और जगह चलेंगे। मैं बूढ़ा हूं, पर तेरे साथ चलने की हिम्मत अभी भी रखता हूं। अंजलि मुस्कुराई और बोली, तू सिर्फ बूढ़ा शरीर है साबू, तेरी रूह मुझसे भी ज्यादा जवान है। कुछ दिन बीते। समुद्र किनारे मछली पकड़ने का मौसम आया। गांव के सभी मछुआरे नाव लेकर समंदर में निकले। साबू भी अपनी पुरानी नाव लेकर गया। अंजलि किनारे पर खड़ी उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए और लहरें उग्र हो उठीं। गांव के लोग अपनी नावें जल्दी जल्दी किनारे की ओर मोड़ने लगे, लेकिन साबू की नाव बीच समंदर में फंस गई। गांव वाले चिल्लाए, साबू वापस आजा, लेकिन लहरें बहुत तेज थी। अंजलि ने चीखते हुए कहा, साबू मैं आ रही हूं। वो बिना सोचे समझे एक दूसरी नाव लेकर समंदर में उतर गई। हवा और पानी की तेज मार सहते हुए वो साबू तक पहुंच गई। साबू भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही हिम्मत थी। अंजलि, तू पागल है, क्यों आई? अंजलि रोते हुए बोली, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। दोनों ने मिलकर नाव को संभाला और बड़ी मुश्किल से किनारे की ओर बढ़े। जब दोनों आखिरकार किनारे पहुंचे, गांव वाले दंग रह गए। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, आज हमने देखा कि ये रिश्ता मोहब्बत का है, पाप का नहीं। अगर ये लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना बूढ़े साबू के लिए समंदर में कूद सकती है, तो इसमें गलत कुछ नहीं। उस दिन से गांव वालों की नजरों में उनका रिश्ता धीरे धीरे बदल गया। कुछ ने उन्हें स्वीकार कर लिया, कुछ अब भी फुसफुसाते रहे, लेकिन अंजलि और साबू को फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी छोटी सी झोंपड़ी में समंदर की आवाजों के बीच एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढते रहे। अंजलि अक्सर कहती, साबू तेरी उम्र 90 सही, लेकिन तूने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत दी है। मैं तेरे साथ हर हाल में रहूंगी। और साबू जवाब देता, अंजलि मेरा वक्त अब कम है, लेकिन जब तक सांस है तू मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सालों बीतते गए। अंजलि का चेहरा जवान से प्रौढ़ हो गया, लेकिन उसकी आंखों का प्यार कभी नहीं बदला। साबू और भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी मुस्कान में वही सुकून रहा। एक रात जब समुद्र शांति से बह रहा था, साबू अंजलि की गोद में सिर रखकर बोला, अंजलि अगर कल मेरी सांसें थम जाए तो रोना मत। मैं हर लहर में, हर हवा के झोंके में तेरे साथ रहूंगा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। साबू तू कहीं नहीं जाएगा, तू हमेशा यहीं मेरे पास रहेगा। और फिर उस रात समुद्र की लहरों ने जैसे गवाही दी कि ये रिश्ता अमर हो चुका है। इस तरह उनकी मोहब्बत की दास्तान गांव की सबसे अनोखी और अमर कहानी बन गई। लोग कहते रहे कि यह उम्र का नहीं, बल्कि दिलों का रिश्ता था,